लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने किया था। तो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का स्टार्ट था दैट वाज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देखा, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखा हम लोगों ने, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए हम लोगों ने। उसके बाद फिर अभी हम लोग जो लास्ट हम लोग जहाँ रुके थे वहां पे हम लोग एवरेज स्पीड हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। हम लोगों ने किया भाई कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसी के डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने ऑप्शंस देखे थे कि भाई अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तब क्या फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है तब क्या फॉर्मूला होगा। स्पीड और टाइम दिया हुआ है तब क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके फॉर्मूलेज हमने अलग अलग देखे थे और उन सबका न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था जो स्टार्ट में। अब आज हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड से स्टार्ट करेंगे। सो एवरेज स्पीड के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस मोमेंट पे क्या स्पीड है वो निकालने का तरीका जो है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सो व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन द ऑब्जेक्ट पोजेसेस डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट इंस्टेंट। मान लो यहाँ से आप लोग को लेट्स से गिरजा चौक से आर्यन शाह मार्केट आप लोग को जाना है, तो हर मोमेंट पे आपका स्पीड अलग होगा। अगर आप साइकिल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, सामने कोई ट्रक आ गया तो धीरे कर लिया आपने, बाद में रोड खाली है तो आपने स्पीड बढ़ा लिया। तो स्पीड चेंज करता रहता है जब आप मूव कर रहे होते हैं। हर इंस्टेंट पे, हर मोमेंट पे एक अलग स्पीड होता है। तो जब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल then the object possesses different speed at different instants. The speed of an object at a given instant of time or at a particular point of its path is called its instantaneous speed. तो instantaneous speed क्या है? एक instant of time पे जो speed है उस object का, उसको हम लोग instantaneous speed कहते हैं। मान लो 10 बजे आप लोग चलना शुरू किए हैं और 10:15 पे या 10:10 पे आप पहुंच रहे हैं आर्यन शाह चौक। तो ये जो इस बीच में जो 10:10 पे आप वहां पहुंच जाते हैं, मान लो 10:05 पे आपको अपना स्पीड कैलकुलेट करना है, तो वो उस इंस्टेंट का स्पीड हो गया। और जब इंस्टेंट स्पीड आप निकालते हो उस इंस्टेंट पे, या फिर आप बोलते हो कि जब डोमिनोज से क्रॉस कर रहे हैं तब मेरा क्या स्पीड होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट उस पाथ पे जो रास्ते में कोई पॉइंट आएगा उस समय क्या स्पीड होगा, वो जब निकालते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, सो instantaneous speed of an object at an instant of time t is defined as the limiting value of the average speed in a small interval of time delta t taken around that instant, provided this time interval delta t approaches to zero. तो इसका मतलब कि जो हम लोग एवरेज स्पीड बोलते थे, एवरेज स्पीड हमने बोला था भाई कि चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम। टोटल स्पीड बाय टोटल मतलब जो स्पीड में जो चेंज आया है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, और टाइम में जो चेंज आया है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, वो जो रेशियो है उसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। अब जब इस रेशियो को हम लोगों को क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल, टाइम ड्यूरेशन का जो वैल्यू है वो टाइम ड्यूरेशन का वैल्यू बिल्कुल छोटा होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उसी क्षण। तो जब उस मोमेंट पे हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डेल्टा टी का लिमिट जो है 10 to 0 कर देंगे। ये एक तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है जो बताने का कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज वेरी लेस। सो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 उसको हम लोग कहते हैं। उसको डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैथमेटिक्स में हम लोग डीवी अपॉन डी टी कहते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम मतलब वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो हम लोग कर रहे थे बेसिकली, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। तो ये जो हम लोग कर रहे थे, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस बाय टाइम करके जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और उसमें टाइम को जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो टाइम को ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं, टाइम ड्यूरेशन को।
तो ये जो dx by dt आ जाता है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे ये vi से भी रिप्रेजेंटेड रहता है। तो ये वही यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड। इसको क्या बोलेंगे, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एवरेज स्पीड है और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो हो गया स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस समय लिमिटिंग वैल्यू निकल रहा है। सो प्रोवाइडेड दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये डेल्टा टी को क्या करना है, अप्रोच करना है जीरो। सो लेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t an object while moving covers a distance delta x in a small interval of time delta t around time t, so that delta t tends to zero, उस समय instantaneous speed is equal to limit delta t tends to zero delta x upon delta t, which is given as dx upon dt। ये हमारा instantaneous speed होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एक सेकेंड जस्ट होल्ड कर। So यहाँ पे where dx by dt is the differential coefficient of x with respect to t। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे जब हम मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिकल टूल्स कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन ये जो है dx अपॉन dt क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t बोलेंगे, दैट इज first derivative of distance with respect to time in the language of calculus। So in case of a uniform motion of an object, the instantaneous speed is equal to its uniform speed। अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से नहीं मूव कर रहा है, मतलब पूरे जर्नी के दौरान उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हमने जो है जो बाइक चलाई, तो वो पूरे जर्नी में हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते रह गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पूरा रास्ता यूनिफॉर्म स्पीड से हम लोग कवर कर रहे हैं। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। तो हमारे मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई भी व्हीकल है, उसके आगे इस तरह से एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। तो वो जो स्पीडोमीटर जो वैल्यू बताता है, आजकल तो डिजिटल आ गया है, तो वहां पे डिजिटली यहाँ पे लिखा रहेगा कि कितना स्पीड है। तो वो जो स्पीड बता रहा होता है स्पीडोमीटर पे, वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा होता है। तो स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं, वेलोसिटी पे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो अभी जो स्पीड कर रहे थे वहां डिस्टेंस बाय टाइम था, वेलोसिटी के केस में वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल हो जाता है। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विल गिव अस वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वहां स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। एज इट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज इट्स स्पीड इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम लोग वेलोसिटी का
डायरेक्शन फिक्स करते हैं। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट जो है CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, और SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड है, SI या MKS सिस्टम बोल लो। The dimensional formula of velocity is m0 l1 t minus 1। ये हम लोग dimensional formula already कर चुके हैं। Distance displacement by time है तो l raised to the power 1 t raised to the power minus 1 m का power 0 हो गया। An object is said to be in uniform motion if its velocity is uniform and constant throughout the motion, that object is moving with uniform velocity। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब कि उसका स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, तभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करना। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड स्पीड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, अलग अलग टाइप का वेलोसिटी है। पहला हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। It is that velocity of object with which it undergoes equal displacement in equal interval of time, however small these intervals may be। कितना भी छोटा इंटरवल हो, अगर equal displacement in equal interval of time में कवर कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। So that velocity of object with which it undergoes equal displacement in equal interval of time, however small these intervals may be। किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ आ रहा है? Yes sir। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद दूसरे तरीके का जो वेलोसिटी है उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी if either its speed changes with time or direction of motion changes with time or both changes with time। या तो वेरिएबल वेलोसिटी में दोनों चीज हो सकता है, या तो स्पीड चेंज कर रहा हो या उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हो या दोनों चेंज कर रहे हो। इन तीनों केस में ये वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज जो है, so when an object is moving with variable velocity, then average velocity of the object is defined as ratio of total displacement to the total time interval in a given displacement। So V average is equal to total displacement by total time taken। So this gives you average velocity। So if x1 and x2 are the displacement of an object in time t1 and t2 respectively, then average velocity is x2 minus x1 divided by t2 minus t1। Okay, so x1 and x2 जो है displacement of object in time है। So average velocity जो हम लोग define करेंगे, this is equal to x2 minus x1 net displacement divided by total time taken t2 minus t1। So in uniform motion is along a straight line। So if a uniform motion is along the straight line, the average velocity is equal to uniform velocity। So जो average velocity होगा वो uniform velocity होगा अगर uniform motion है। Now instantaneous velocity, जैसे instantaneous speed था वैसे ही instantaneous velocity भी होता है। एक particular time पे जो एक ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन है वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। So when an object is moving with a variable velocity, then the velocity of an object at a given instant of time or at a particular point of its path is called its instantaneous velocity। It is equal to the limiting value of average velocity of the object in a small interval of time around that instant, provided this time interval approaches to zero। तो ये देखो एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन,
उसमें अगर टाइम टेकन जो है इज ऑलमोस्ट 0, तो उस केस में ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है और जिसको हम लोग dx अपॉन dt लिखते हैं, तो यहाँ पे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे x के ऊपर जो एरो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. और इसको हम लोग बेसिकली लिखते क्या है कि एवरेज, सो लिमिट अगर जो टाइम इंटरवल बहुत छोटा रखें, ऑलमोस्ट 0 रखें, तो उस केस में ये जो डेल्टा एक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, उसको हम लोग जो है dx अपॉन dt लिखते हैं, जो कि डेफिनेशन है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। So basically velocity is equal to dx upon dt. Clear बच्चों? तो अब एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा फटाफट एक कर लेते हैं। पूछा जाता है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेट x is defined as 3t square plus 2t plus 1। मतलब x is a function of time, this distance is a function of time, distance is a function of time, मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन आएगा फाइंड वेलोसिटी या फाइंड स्पीड, डिस्टेंस दिया हो तो स्पीड पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी पूछता। फाइंड स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो डिस्टेंस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस ऑफ 1 है। तो अब हमें स्पीड पूछा है v इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था कि dx अपॉन dt होता है। सो dx अपॉन dt, x क्या है हमारा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मतलब डी अपॉन डी टी किसका, 3t स्क्वायर का, प्लस डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में किसका, 2t का, प्लस डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 1 का। हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इस ब्रैकेट के अंदर लेके चले जा रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ t स्क्वायर with respect to time plus 2 times differentiation of time with respect to time plus differentiation of 1 constant with respect, differentiation constant का 0 होता है। अब differentiation of t square with respect to time, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 2t लिख सकते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था t to the power n का अगर डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब x to the power n का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग को करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला होता है n into x raised to the power n minus 1। तो यहाँ पे t स्क्वायर है तो 2 into t raised to the power 2 minus 1, तो 2t हो गया, प्लस टाइम को टाइम के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो 2 into 1 हो गया, प्लस ऑफ 0, तो दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 2 हो गया, है ना। 60 प्लस 2 ये हमारा वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में निकल गया है, v ऑफ t, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। हमें वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो v2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइम t था वहां पे हम लोग 2 को रिप्लेस कर लेंगे, t इज इक्वल टू 2 पे करना है, तो जो टाइम है उसको 2 से रिप्लेस कर लेंगे, तो 6 into 2 प्लस ऑफ 2 हो गया, तो दिस इज 12 प्लस 2 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir.
लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग कर रहे हैं. सो एन ऑब्जेक्ट इज said to be in uniform motion, है ना? So an object is said to be in uniform motion if its velocity is uniform. That is, it undergoes equal displacement in equal interval of time, however small these interval may be. तो velocity क्या है? Displacement by time है. V को जो वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं x2 minus x1 by t2 minus t1. Following are the important points of uniform motion. Uniform motion के important point क्या है? पहला, for a uniform motion along a straight line in a given direction, the magnitude of the displacement is equal to the actual distance covered up by the object. अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर ही होगा. सेकंड है, the velocity in uniform motion does not depend upon the time interval. ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी नहीं डिपेंडेंट है. Velocity in uniform motion is independent of choice of origin. Origin कहीं भी रखेंगे, velocity same आएगा. Fourth point है that velocity of an object is taken to be positive if the object is moving towards the right of origin and is taken to be negative if the object is moving towards the left of the origin. तो हम लोग because motion in a straight line पढ़ रहे हैं, तो अगर एक origin हम लोग consider कर लेते हैं, तो origin के right में अगर कोई object move करेगा, उसको velocity को positive लेंगे, और अगर origin से left की तरफ कोई move करेगा, तो उसके velocity को हम लोग negative लेंगे. No force is required for an object to be in uniform motion. अगर एक object uniform motion में move कर रहा है, इसका मतलब उस पर कोई भी force apply नहीं हो रहा है. Force नहीं apply हो रहा है तभी तो वो uniform motion में move कर रहा है. अगर force apply होता तो फिर accelerate करता वो object, uniform motion में नहीं move करता. तो अगर एक object को uniform motion में move करना है, तो वहां पे उस object पे कोई भी force नहीं लग रहा होगा. उसके अलावा the average and instantaneous velocities have same value in a uniform motion. तो जो average velocity है, जो instantaneous velocity है, इन दोनों का अगर uniform motion में object move कर रहा है, तो इन दोनों का same value होता है. क्योंकि average velocity, अगर एक object का velocity change ही नहीं कर रहा है, तो उसका average velocity उसके instantaneous velocity के बराबर ही होगा हर moment पे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब फॉर्मूले फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा था कि पहले जो पढ़ा है छोटे क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है? तो अब अगर हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स में बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी ये डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल. डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कह रहे हैं कि x2 वेक्टर माइनस ऑफ x1 वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर v इनटू टाइम इंटरवल क्या हो गया? t2 माइनस t1 हो गया. और अगर हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है x2, सो दिस विल बी इक्वल टू x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल पोजीशन. ठीक है? तो ये पोजीशन, सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ठीक है? तो इसको तुम देखोगे कि जनरली हम लोग इस तरह से पोजीशन वेक्टर जो इनिशियल है, सॉरी ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है माइनस पोजीशन वेक्टर जो इनिशियल है. ठीक है?
तो फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हम लोग x2 मान रहे हैं, x2 माइनस x1 हो गया हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह रहे हैं, डेल्टा x वेक्टर। सो x2 माइनस x1 ये था, माइनस x1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो x1 प्लस v टाइम्स t2 माइनस t1, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस v इंटू टी, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। प्लीज अपना अपना स्पीकर म्यूट करके रखें, डिस्टरबेंस होता है बाकी को। तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v टाइम्स t2 माइनस t1। सो स्पेशल केसेस में हम लोग x2 माइनस x1 को अगर s ले लेते हैं, t2 माइनस t1 को t ले लेते हैं, तो अगर इसको रिप्लेस कर लो, x2 माइनस x1 को हम लोग s लिख लेते हैं, तो ये s है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू टोटल टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 को, इस चीज को हम लोग अगर t लिख लेंगे तो s इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी वेक्टर इंटू टाइम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट। हो गया सर। अब ये ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग गलत लिखा है यहाँ पे। सो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट हम लोग को देखना है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, इट्स पोजीशन विल नॉट चेंज विद टाइम। तो अगर तुम पोजीशन टाइम ग्राफ देखोगे किसी ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट पे है, तो मतलब अगर इनिशियल पोजीशन उसका x0 था, तो पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज करेगा, तो ये x0 पे ही रह जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ xt ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, वो दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। Now B point है, if an object is in uniform motion along a straight line starting from the origin O, the position xt graph is a straight line OC inclined to time axis as shown in the given figure. तो xt ग्राफ अगर हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन पे बनाना है, और जो कि वो ऑब्जेक्ट जो कि जो ओरिजिन मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इंस्टेंट जो इनिशियल पोजीशन जो था उसका ओरिजिन पे था, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस, और ये स्लैंटिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये क्या बताएगा, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो xt ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस, inclined with the time axis. और अगर an object which is at rest, so that will be a line parallel to the time axis. तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, so this is a straight line. ये ग्राफ is represented by a straight line which is parallel to x axis. ठीक है ना, ये ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा बट टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन वाला, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है। ठीक, तीसरा चलते हैं,
If an object is moving with constant negative velocity, अगर एक object का एक constant negative velocity है, starting from positive direction, then the position time graph of this motion in one dimension is a straight line fg inclined to time axis as shown. तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का जो कि कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, और इनिशियल पोजीशन क्या था, कहीं पे पॉजिटिव डायरेक्शन में था, पॉजिटिव पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर से अगर एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो ओरिजिन की तरफ मूव करता जाएगा, और इस टाइम पे ये क्या है, ऑलमोस्ट ये ओरिजिन पे पास कर रहा होगा। तो जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है ये जो ओरिजिन की ओर मूव करता जा रहा है ना, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, है ना, इट इज मूविंग, मतलब ये ओरिजिन की तरफ जाता जा रहा है। तो इसका वेलोसिटी बेसिकली क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये वाला जो इसके पहले वाला केस था वो पॉजिटिव वेलोसिटी था, और ये वाला जो केस है वो नेगेटिव वेलोसिटी है। ये सारा हम पोजीशन टाइम ग्राफ ही अभी देख रहे हैं। क्यों पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का केस अभी बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। सो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट इज in non-uniform motion along the straight line, the position time graph of this case is shown. अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब वो कर्व बनाएगा, तब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कोई कर्व होगा। तो ये देखो कर्व है जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। सो ऑब्जेक्ट मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या टाइम स्पीड कर लो, दोनों का ये कर्व, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी इसको बोले, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पोजीशन टाइम ग्राफ कैन नॉट बी a straight line parallel to position axis, whereas it will indicate an infinite velocity. तो पोजीशन टाइम ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब इसी टाइम टी पे कई सारे वेलोसिटीज ऑब्जेक्ट के हैं, मतलब एक ही इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा वेलोसिटी हो सकता है क्या, एक से ज्यादा पोजीशन हो सकता है क्या, सॉरी। अगर एक ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट कई सारे पोजीशंस पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। एक टाइम पे तो एक ही पोजीशन होगा ना एक ऑब्जेक्ट का, पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा बिना टाइम के चेंज किए हुए। अगर 10:01 पे मैं कुर्सी पे ऐसे बैठा हुआ, तो उसी टाइम पे मैं बेड पे, या उसी टाइम पे मैं हॉल में, या उसी टाइम पे बाहर रोड पे नहीं हो सकता हूँ। एक टाइम पे मैं एक ही जगह पे प्रेजेंट रह सकता हूँ। इसीलिए ये हमारा जो पोजीशन है वो पोजीशन टाइम के साथ ही चेंज कर सकता है। अगर टाइम चेंज नहीं करेगा, टाइम उस इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो एक ही पोजीशन होना चाहिए। इसीलिए ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, मतलब एक पोजीशन टाइम ग्राफ जहाँ पे कि जो ग्राफ है is parallel to the y-axis. This is not possible. Clear? So it is important to note that position time graph cannot be a straight line parallel to position axis because it will indicate infinite velocity. So अगर तुम position time graph कर रहे हो ऐसा, तो मतलब जो पोजीशन चेंज कर रहा है, मान लो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करो, यहाँ तो टाइम तो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो इसको ये क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन 0 लिख देंगे। टाइम अगर चेंज नहीं कर रहा है तो चेंज इन टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। सो डेल्टा एक्स अपॉन 0, कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं किसका, एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और किसमें, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। So position time graph of an object in a uniform motion in one dimension is a straight line AB. तो ये जो है AB से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं position time graph, straight line AB से. Inclined to time axis as shown. Here the position coordinates of the object at instant t is equal to 0, t1 and t2 respectively are x0, x1 and x2. मतलब कि ये देखो t is equal to 0 वाला ये वाला पॉइंट है, इस t is equal to 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, x0 पे था, t is equal to 1 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, x1 पे है, और t is equal to t2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, x2 पे है, ये इस पोजीशन पे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें निकालना है, मान लो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कर रहे हैं, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, x2 minus x1 by t2 minus t1। तो एवरेज वेलोसिटी x2 minus x1 क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और t2 minus t1 निकालोगे तो ये डिस्टेंस हो गया। तो ये बेसिकली क्या दे देगा, y d by c करोगे तो ये बेसिकली tan अल्फा है। सो दस द वेलोसिटी, सो देखो ये d by c हो गया, जिसको tan अल्फा कहते हैं, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हम लोग पहले भी देखे थे। तो हम लोग कभी भी जो इसको स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर ग्राफिकली हम लोग बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप का मतलब tan ऑफ द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेसिकली ये तुम ऐसे कर लो, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, तो ये जो एक्सिस एक्स एक्सिस है उससे जो एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। क्यों सेम होगा, को इंटीरियर एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, बिकॉज ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सो जब हम कह रहे हैं tan अल्फा का मतलब ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर डी है, बेस सी है, तो इसीलिए यहाँ d by c कर रहे हैं और tan अल्फा से लिख रहे हैं, which is slope of the position time graph. तो velocity of the object is given as slope of the position time graph. This is very important. तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उससे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हम उस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे, तो हम लोगों को वेलोसिटी निकल जाएगा। So thus velocity of an object in uniform motion is equal to slope of position time graph with time axis. Hence, the importance of the position time graph of uniform motion lies in the fact that its slope gives us velocity of the object. So slope of this position time graph gives us the velocity of the object. Clear है? Clear है ना बच्चों? ये वाला ग्राफ और कैसे हम लोग स्लोप से वेलोसिटी निकालते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Now velocity time graph in uniform motion. अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी का एक्सिस है, और कोई वेलोसिटी मान लो v0 है यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम के साथ ये वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो C पॉइंट पे भी वेलोसिटी v0 है, D पॉइंट पे भी वेलोसिटी v0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस का, ठीक है। सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along a straight line OX. So let the object be moving towards the right of the origin O. मान लो एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट के तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, फॉर पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम मेजरमेंट, हेंस v is positive. The velocity time graph of the object is a straight line AB parallel to time axis. देखो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें हम लोग को इसी तरह से ग्राफ बनेगा कि इसका टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज ना करे।
तो अगर एक वेलोसिटी v0 है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं करेगा तो हमेशा वेलोसिटी v0 ही रहेगा जैसे जैसे टाइम पास करेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। So the velocity time graph of a moving object help us to calculate the displacement of the object in a given time interval geometrically. तो ग्राफिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग को यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 से, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल कर देंगे, सो v इनटू t2 माइनस t1। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ c(c1 d1d). तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर दिस velocity time graph gives us displacement. So displacement of an object in the time interval t2 minus t1 is numerically equal to the area under velocity time graph under the instant, between the instant t1 and t2. तो t1 से t2 टाइम तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो इसीलिए हम लोग ये t1 से t2 टाइम तक के लिए ये हम लोग दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बना लेते हैं टाइम एक्सिस के, और वो जो रेक्टेंगल बनाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, उस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल के द डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यही अगर नेगेटिव वेलोसिटी दिखाना होता है ना, तो नेगेटिव वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे टाइम एक्सिस के नीचे दिखाते हैं, तो ये इसको नेगेटिव वेलोसिटी को। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल बी। तो एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता हुआ कब कहलाएगा, जब वो मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों केस में हमारा ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से कहलाएगा। कि डिस्टेंस इक्वल है बट टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस अगर अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो उस केस में हम लोग फिर से उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे। सो क्लियरली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज करेगा। सो in non-uniform motion the velocity of the object is different at different instant. In non-uniform motion the velocity of the object in different forms is explained below. पहला हो गया variable velocity, right? So variable velocity क्या है? An object is said to be moving with a variable velocity if either its speed or its direction of motion or both change with time. एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से कब मूव कर रहा होगा, या तो उसका स्पीड चेंज कर रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखा है कि फॉर अ गिवन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एवरेज वेलोसिटी इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी with which the object will cover the same displacement in a given interval of time as it does with its actual variable velocity during the given interval of time. Quantitatively, the average velocity of an object is equal to ratio of change in position with time. So average velocity is delta x by delta t, or displacement by time gives us average velocity. अब अगर ग्राफिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो एक ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो दैट विल बी अ कर्व इन द एक्सटी ग्राफ। मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन होने पे हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो कर्व बनाएगा वो जो पोजीशन टाइम ग्राफ। So let us take 2 points on this graph. The point A corresponds to time t1. मान लो ऑब्जेक्ट टाइम t1 में ये पॉइंट A पे था, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका x1 था, और टाइम t2 में वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है B पे चला गया और उसका जो पोजीशन है वो x2 है।
the change in position of object in time interval t2 minus t1 is x2 minus x1. तो बेसिकली जो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारा स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा, सो दिस विल बी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी. तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर देते हैं. ठीक है. सो tan थीटा इज x2 माइनस x1 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, जिसको एवरेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो thus the magnitude of average velocity of the object over a given interval of time denoted by 2 points on the position time graph is equal to the slope of a straight line joining these 2 points with time axis on a position time graph. तो स्लोप हम लोग बनाते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देंगे. तो ये जो एंगल बना रहा है वही सेम एंगल यहाँ पे ये भी बना रहा है. ठीक है, थीटा. तो स्लोप इस यहाँ पे ये जो थीटा है उसका tan निकालो, चाहे इस थीटा का tan निकालो, बात बराबर. तो स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. तो ये हमें एवरेज वेलोसिटी देगा. अगर यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग बेसिकली जो जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमने बताया भी था कि अगर इसी पॉइंट पे ए पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को मतलब टाइम इंटरवल को कम करते जाएंगे. तो जब डेल्टा टी हम लोग कम करते जाएंगे तो ये बी पॉइंट जो है खिसक के इस ए पॉइंट के पास आता जाएगा और एक इंस्टेंट आएगा जब ये बी पॉइंट जो है ए पॉइंट को कंसाइड कर जाएगा, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. उस केस में ये जो सीकेंट हमने बनाया है, इस सीकेंट की जगह यहाँ पे ए पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से उसका जो tan निकालेंगे तो वो हमारा स्लोप हो जाएगा. वो हम लोगों को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा. तो अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है ग्राफिकली, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लोग को ग्राफिकली निकालना है तो वो निकालने के लिए बेसिकली slope of the tangent at that point या at that instant. तो slope of the tangent, ये जो उस instant पे ये कर्व पे जो tangent बनाएंगे उसका जो slope होगा वो हमें instantaneous velocity दे देगा. क्लियर है बच्चों? आ रहा समझ आप लोग को? Yes, sir. So ये कह रहा है कि magnitude of average velocity of the object over a given interval of time period denoted by 2 points on the position time graph is equal to the slope of the straight line joining those 2 points with time axis. और यही अगर instantaneous velocity हम लोग को निकालना है तो उस केस में the instantaneous velocity of the object in motion tells us how fast an object has been moving over a given interval of time, but it does not tell how fast the given object is moving at different instant of time during motion. For this, we define instantaneous velocity. So, instantaneous velocity of an object at an instant of time t is defined as the limit of average velocity as the time interval delta t around time t becomes infinitesimally small. Thus, instantaneous velocity at instant of time t is vi, which is limit delta t tends to 0 dx upon dt, delta x upon delta t, which is gx upon dt. So, ये हमारा instantaneous velocity होगी. So, instantaneous velocity limit of time interval is 0, delta x upon delta t. इसको मैथमेटिकली हम लोग dx upon dt रिप्रेजेंट. So where dx upon dt is the differential coefficient होगा, ये इसको सही कर लेना. So dx upon dt is the differential coefficient of x with respect to t, that is first derivative of displacement with respect to time
in the language of calculus. The instantaneous velocity of an object at a given instant is the first derivative of displacement with respect to time at that instant. So first derivative है, क्योंकि एक बार differentiate कर रहे हैं इसीलिए first derivative. अगर दो बार differentiate करते तो वो second derivative हो जाता. So instantaneous velocity is defined as the slope of the tangent to the position time graph at position corresponding to given instant of time. जो हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग का ये position time graph है और किसी instant, इस instant पे अगर हम लोग को instantaneous velocity निकालना है तो हम लोग यहाँ पे जो है एक टेंजेंट बना लेते हैं और टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, जिसको हम लोग dx/dt भी लिखते हैं. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes. So, So if the tangent slope at a point on a position time graph is upward the right, the slope of the tangent at that point is positive, then the instantaneous velocity is taken positive. If the tangent slope at the point on the position time graph is downward the right, the slope of tangent at that point is negative, then the instantaneous velocity is taken as negative. And if the tangent slope at a point on the position time graph is parallel to time axis to the right, the instantaneous velocity is positive. पहला केस बोल रहा है अगर जो टेंजेंट है उसका टेंजेंट का जो स्लोप है ना, कह रहा है इज अपवर्ड टू द राइट, मतलब राइट में जब मूव कर रहे हैं तो देखो अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हमारे पास दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके का और इसका अगर हम लोग, ठीक है, और इसका यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट राइट के तरफ जा रहे हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस. अगर हम लोग राइट के तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड द राइट है. पहला वाला केस अपवर्ड द राइट था, मतलब राइट के तरफ जा रहे हैं तो अपवर्ड जा रहे हैं, यहाँ राइट के तरफ जा रहे हैं तो डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड द राइट, तो यहाँ पे जो v है वो नेगेटिव है. ऐसे भी समझो ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा. ये एंगल थीटा एक्यूट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग देखें कि tan थीटा वहां पे पॉजिटिव होता है. यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो tan थीटा नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब v नेगेटिव हो गया. और तीसरा केस कह रहा है कि कुछ इस तरह से ग्राफ है, तो उसका अगर हम लोग स्लोप बनाएंगे, टेंजेंट का स्लोप देखेंगे, ये टेंजेंट क्या है? ये टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस. इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? सो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं उसके में जो हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के स्लोप से देखना है, तो टेंजेंट का स्लोप अगर अपवर्ड द राइट है मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है, डाउनवर्ड द राइट है मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर इसका स्लोप है, टेंजेंट जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया, तो वहां पे 0 वेलोसिटी. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. ठीक है, चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी रह गया और अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर लेंगे हम लोग, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके अगली क्लास में. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो हम लोग करेंगे. ठीक है.